मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से संबंधित 42 क्वेश्चन का आंसर इसमें देने वाला हूं कि जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 अक्टूबर 2020 को जारी किया है, 10 नवंबर 2020 को और 25 नवंबर 2020 को जारी किया है और इसमें पूरे 42 क्वेश्चन का आंसर दिया है। और मैं बता देता हूं कि यह आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके अपने कर्मचारी को यह फैसिलिटी दिया कि वो बिना यात्रा किए चाहे तो जो अपने एंटाइटल्ड क्लास का भाड़ा है, फेयर है, वो ले सकते हैं, बशर्ते उस फेयर के बदले में, यानी उस फेयर का जो अमाउंट है उसके 3 गुना अमाउंट उनको किसी गुड्स या सर्विस में खर्च करना पड़ेगा, जिस पर कम से कम 12% का जीएसटी लगता हो। और साथ में लीव इन कैश भी करवा सकते हैं। अगर लीव इन कैश करवाते हैं तो उतने अमाउंट का उनको गुड्स और सर्विस भी खरीदना पड़ेगा, उतने अमाउंट का। तो इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर शायद आपको पता नहीं होगा और जिसके कारण आपके मन में शंका बना रहता होगा कि एलटीसी ले या ना ले। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा जो आपके मन में डाउट है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, 20 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था और ये सर्कुलर है और ये आप देख सकते हैं मेमोरेंडम को यहाँ पर। और इसमें जो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यह कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए क्या लीव लेना ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ है क्या यात्रा करना ज़रूरी है। तो आंसर मिला कि ना तो लीव लेने की ज़रूरत है ना तो यात्रा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह स्कीम जो है यात्रा के बदले ही दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई कर्मचारी अगर 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 कोई कर्मचारी इस स्कीम को पार्शियली अवेल कर लिया है, यानी या तो खुद के लिए एलटीसी ले लिया है या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ले चुका है, और अब जो बचे हुए मेंबर हैं तो उसका कैसे रेगुलेट होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो ले लिए हैं तो उनको तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंबर या जो मेंबर ने अभी यूटिलाइज नहीं किया है इसको, वो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि अगर किसी एम्प्लॉई का जो है लीव इनकैशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट तक ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो 60 दिन का इनकैशमेंट है वो ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो क्या वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या इस स्कीम के तहत जो फेयर है वो बिना लीव इन कैश करवाए क्या ले सकते हैं। तो बताया गया है कि जो यह जो स्कीम है वो बिना लीव इनकैशमेंट करवाए हुए भी ले सकते हैं, लेकिन उनको जो रिम्बर्समेंट होगा वो रेशियो में होगा कि जितना खर्च करेंगे, जो उनका 1/3 प्रिस्क्राइब लिमिट है वही मिलेगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये है कि अगर कोई 100% लीव इनकैशमेंट और 50% जो है डीम्ड फेयर एडवांस देने की बात की गई है उसमें, इस स्कीम के तहत। तो ये कहा गया है कि नॉन यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन एडवांस, यानी कि किसी ने एडवांस का पूरा यूटिलाइज नहीं किया है तो इसका जो है डिटेल वीडियो देंगे। एलटीसी के जो रूल्स है या एडवांस देने के रूल है उसके हिसाब से। तो अगर एम्प्लॉई जो है सो सिर्फ एडवांस अमाउंट को खर्च करता है और क्लेम करता है तो उनका क्लेम कैसे रेगुलेट होगा। तो इसका आंसर दिया गया है कि 12/10/2020 के जो सर्कुलर है उसमें कहा गया है कि रिम्बर्समेंट अमाउंट इज लेस देन द एडवांस ड्रॉन दिस वुड बी ट्रीटेड एज अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो रिम्बर्समेंट जितना कि रिम्बर्समेंट उनको ऑफिस से मिल रहा है, अगर वो अमाउंट जो है एडवांस से कम है, जितना एडवांस लिया है उससे कम है, तो इसको अंडर यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। लेकिन इनको क्या है कि कैलकुलेट करने के बाद, क्लेम कैलकुलेट करने के बाद जो बाकी अमाउंट है उसका रिकवरी कर लिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई किया गया है, बाद के जो क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है उसमें और अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया गया है। तो आप बने रहिए वीडियो में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसने गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिसने जो नया है और अभी अभी
ज्वाइन किया है और उनको आप जानते हैं कि एक ब्लॉक ईयर में 3 होम टाउन एलटीसी मिलता है और एक इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं, माने 4 ईयर्स के ब्लॉक में, तो उनका कैसे रेगुलेट होगा। तो इसका आंसर मिला है कि उनके पास जो एलटीसी है उसमें से किसी एक एलटीसी के बदले वह इस कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है कि एलटीसी के हिसाब से जो है बिना एलटीसी के प्रोविज़न को ध्यान में रखे हुए लोग अगर चाहे तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट जो है वो जा सकता है, बाय एयर ट्रैवल कर सकता है। तो इस केस में आखिर फेयर कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसका जवाब मिला है कि ये जो एलिजिबिलिटी है ये नॉर्मल एलिजिबिलिटी है। ये जो नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार के लिए एलिजिबिलिटी है वो यहाँ लागू नहीं होगा, नॉर्मल एलिजिबिलिटी लागू होगा। तो इसलिए वो एयर का फेयर नहीं ले सकते हैं अगर वो एंटाइटल नहीं है नॉर्मल कोर्स में। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर है कि अगर एक सिंगल बिल जो गुड्स या सर्विस खरीदेंगे तो उसका एक सिंगल बिल देना पड़ेगा या मल्टीपल बिल भी सबमिट कर सकता है। तो इसका आंसर है कि मल्टीपल बिल एक्सेप्ट किया जा सकता है, बशर्ते जो भी बिल है उस पर कम से कम 12% का जीएसटी लगा हो और पेमेंट जो हो डिजिटल मोड से किया गया हो और बिल कितने नंबर में है ये कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, क्या इसका कोई फॉर्मेट है अप्लाई करने के लिए। तो नहीं, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफिस को दे सकते हैं कि आप कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपको कोई एडवांस चाहिए तो आप इसको एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको एडवांस चाहिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि कौन से आइटम हैं जो क्वालिफाई करता है इस स्कीम के तहत खरीदने के लिए। तो इसका आंसर मिला है कि कोई भी आइटम आप खरीद सकते हैं जिस पर 12% या उससे ज़्यादा का जीएसटी लगता हो। और ये जो इसका जो बिल है, जो जीएसटी वाला बिल है, तो वो आपको ऑफिस को सबमिट करना है पेमेंट के लिए और यह पेमेंट डिजिटल मोड के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर किसी एम्प्लॉय में 4 मेंबर है और एलटीसी लेना चाहता है और अगर वो 4 मेंबर है और वो 4 मेंबर से कम के लिए एलटीसी लेना चाहता है तो उनका और बाकी जो मेंबर हैं उसके लिए बाद में वो एलटीसी लेना चाहते हैं। तो इसका आंसर है कि 2 में पहले ही ये जवाब दिया जा चुका है कि सिंस दिस इज ऑप्शनल स्कीम इफ एलटीसी फेयर ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस दोज मेंबर्स कैन एवेल एलटीसी सब्जेक्ट टू स्टैंड स्ट्रक्शन एलटीसी रूल। अगर वो इस कैश वाउचर स्कीम का अगर कोई मेंबर इसका लाभ नहीं लेते हैं तो वो एलटीसी पर जा सकते हैं, उसके लिए छूट है। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्प्लॉई जो है सो कोई खर्चा जो है 31/3/2021 से करता है तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस रिसीव्ड इन अप्रैल 2021 जो उनको बिल मिला है वो 31/3/2021 से पहले का है जो सामान खरीदा है, लेकिन बिल जो एक्चुअल सामान है वो अप्रैल 2021 में मिला है। तो इसका आंसर दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो क्लेम जो है 31 मार्च 2021 से पहले सबमिट करना है और उनको इनवॉइस प्रोड्यूस करना, यानी कि बिल उनको देना पड़ेगा, भले सामान बाद में डिलीवर हो, इससे कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद है कि डिजिटल पेमेंट के लिए जो है कोई एम्प्लॉई जो है जो क्रेडिट कार्ड है तो अपना या अपने फैमिली मेम्बर का यूज कर सकता है। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो बिल है वो एम्प्लॉई के नाम से होना चाहिए। लेकिन इसका भी आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, कुछ अलग क्लैरिफिकेशन बाद में दिया गया है जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्या सर्विस जो है कोई इंटीरियर डेकोरेशन करवाने के लिए या फ़ोन बिल के लिए इसका फ़ायदा ले सकता है। तो कहता है कि हाँ कोई भी आप काम करवाइए, कोई भी सर्विस अवेल कीजिए, लेकिन उस पर 12% का जीएसटी या उससे 12% या इससे ऊपर का जीएसटी होना चाहिए। तो कहता है कि कोई 14वां क्वेश्चन है क्या ट्रांजैक्शन पर कोई लिमिट है। तो कहता है कि नहीं, जितना कम करे वो तो अच्छा है, लेकिन इस पर कोई लिमिट नहीं है। 15वां क्वेश्चन है इट इज़ अलाउड टू डू परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्या आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट इससे क्या खरीद सकते हैं। तो कहता है कि यस उससे परमिसिबल है, बशर्ते इनवॉइस आपको सबमिट करना है। तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं
तो ये फर्स्ट क्लैरिफिकेशन था। अब दूसरे क्लैरिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 10 नवंबर 2020 का ये क्लैरिफिकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी एम्प्लॉय का वर्क प्लेस और होम टाउन दोनों सेम है, माने जहाँ काम करता है और होम टाउन दोनों सेम है, और वो सिर्फ ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जब होम टाउन आपका सेम होता है तो आप होम टाउन एलटीसी नहीं ले सकते हैं, उस केस में आप सिर्फ ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। तो अगर उनका जो ऑल इंडिया एलटीसी है वो भी ख़त्म हो चुका है तो वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आंसर दिया गया है नहीं, वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई एलटीसी है ही नहीं। क्योंकि इस ब्लॉक ईयर में अब उनके पास कोई एलटीसी नहीं बचा है, इसलिए वो इसका फ़ायदा स्कीम का नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी एम्प्लॉई के जो लीव अकाउंट में है, लीव अकाउंट है, उसमें अगर मान लीजिए 40 दिन का बैलेंस कम से कम लीव अकाउंट में होना चाहिए लीव इनकैशमेंट करवाने के लिए। अगर अकाउंट में उससे कम है तो क्या वो एलटीसी के साथ लीव इनकैश करवा सकते हैं? क्या वो लीव इनकैशमेंट के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका आंसर मिला है कि लीव इनकैशमेंट इट टू बी इन अकॉर्डेंस विद एलटीसी रूल, कि एलटीसी रूल के हिसाब से लीव इनकैशमेंट होगा। और इस केस में अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में उतना लीव नहीं है तो आप बिना लीव इनकैशमेंट के ही एलटीसी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने पहले होम टाउन एलटीसी अपने लिए ले चुका है 2018-19 का, और उसमें के साथ लीव इनकैशमेंट भी करवा चुका है, तो अब वो जो कैश वाउचर स्कीम है इसके तहत जो है, तो क्या खुद के लिए 2020-21 ब्लॉक का जो एलटीसी है क्या वो ले सकते हैं और कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, और बाकी 18-19 का जो रिमेनिंग फैमिली मेम्बर हैं क्या उनका फ़ायदा ले सकते हैं इसमें? तो आंसर है यस, वो लीव इनकैशमेंट जो है एज पर स्कीम ले सकते हैं, लेकिन टोटल लीव इनकैशमेंट 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो एलटीसी रूल में है। चौथा क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसमें से दोनों में से किसी एक ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए ले चुका है और साथ में लीव इनकैशमेंट भी कराता है, तो क्या दूसरा जो स्पाउस है क्या वो लीव इनकैशमेंट सेपरेटली करवा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि अगर कोई एम्प्लॉई जो है डीम्ड एलटीसी फेयर बिना लीव इनकैशमेंट के लेता है, लीव इनकैशमेंट नहीं करवाता है बल्कि एलटीसी फेयर लेना चाहता है, और वो अमाउंट जो खर्च करता है तो लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द डीम्ड फेयर एंटाइटलमेंट, जो उनका फेयर का एंटाइटलमेंट है या तो उसके बराबर में या उससे कम खर्च करता है, तो उनको रिम्बर्समेंट कैसे मिलेगा? तो कहता है कि उनको प्रो राटा बेसिस पर मिलेगा, प्रोपोर्शनेट, यानी कि जितना खर्च किया है तो जनरली उसका 1/3 उनको मिलेगा। छठा क्वेश्चन है कि अगर वेदर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और लोन ईएमआई विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम, अगर कोई आदमी गुड्स या सर्विस लोन या ईएमआई के आधार पर खरीदता है तो क्या स्कीम के तहत क्वालिफाई करेगा? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल करेगा, बशर्ते कि उस पर 12% जीएसटी हो, और ईएमआई पर भी खरीदता है तो वो भी परमिसिबल है, लेकिन ये जो खरीद होना चाहिए 12/10/2020 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, अगर कोई ऑफिशियल है जिसके 3 होम टाउन एलटीसी है और एक ऑल इंडिया एलटीसी है, जो नए कर्मचारी हैं उसके केस में ये एप्लीकेबल होता है, तो वो क्या कैश पैकेज जो ये स्कीम है तो ये 2020 के लिए जो है सो 2021 में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश रिक्विट का जो एलटीसी है वो ईयरली मिलता है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। चूँकि 31/3/2020 तक का टाइम दिया गया है बिल सबमिट करने का, तो क्या 2021 में 31/3/2000 पहले से खरीदता है तो क्या वो इसका लाभ ले सकते हैं? और 2021 में एलटीसी भी ले सकते हैं, चूँकि 2020 का कैश वाउचर स्कीम लेना चाहता है और 2021 में भी उनका एलटीसी एंटाइटलमेंट बनेगा, तो क्या वो भी ले सकते हैं? तो कहता है कि हाँ, ये 31/3/2021 तक है कि अगर आपके पास कोई एलटीसी है तो उसको आप इनकैश करवा सकते हैं, और ऑफिशियल जो है 2021 में भी एलटीसी ले सकता है, बशर्ते जो यह कैश वाउचर स्कीम है इसके बदले में कोई एक एलटीसी उनको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई फ्रेश रिक्रूट है जिसने नए सर्विस ज्वाइन किया है और उनके लिए जो एलटीसी का रूल है फ्रेश रिक्रूट के लिए वो थोड़ा अलग है।
और उनका 8वां वर्ष चल रहा है। पता है कि 8 वर्ष तक आपको पता होगा कि हर साल एलटीसी मिलता है और उसके बाद ब्लॉक ईयर में आप आ जाते हैं जो 4 वर्ष में 2 एलटीसी ले सकते हैं। तो क्या वो आदमी का 8वां वर्ष है, तो मान लीजिए कि अभी 2020 है, तो क्या वो जनवरी मार्च में सामान खरीद के 31 मार्च 2000 पहले सबमिट कर सकता है? तो कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते उनको ये एलटीसी जो है फॉरगो करना पड़ेगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि फ्रेश रिक्रूट को जो है, चूँकि कोई ब्लॉक ईयर नहीं अभी दिया गया है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अगर कोई पेमेंट चेक या डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, निफ्ट या आरटीजीएस से कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल कर सकता है, ये डिजिटल मोड है, इससे कर सकता है। अगर इसके बाद है कि अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉई जो है वो कैंटीन से कार खरीदना चाहता है जिस पर मात्र 14% का जीएसटी लगता है, जबकि कार पर जनरली 28% का जीएसटी है, लेकिन उनसे 14% लिया जाता है, तो क्या वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? कहते हैं हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं, चूँकि इन पर 12% से ज़्यादा का जीएसटी है, तो उठा सकते हैं इस स्कीम का फ़ायदा और कार ले सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई 60 दिन का ईएल इनकैशमेंट जो है उनका ख़त्म हो चुका है, तो क्या 10 दिन का और ले सकते हैं? तो आंसर दिया गया कि नहीं, वो अब बिल्कुल इनकैश नहीं करवा सकते हैं, 60 दिन ही परमिसिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर कोई एम्प्लॉई कैश स्कीम अगेंस्ट 2018-19, जो कि 18-19 का जो एलटीसी है वो मैक्सिमम आपको 31 दिसंबर 2020 तक लेना है, लेकिन ये 31/12 तक इस साल को आगे कर दिया है। तो क्या वह जनवरी 2021 कैन ही सबमिट बिल्स फ्रॉम जनवरी 2021 टू मार्च 2021? तो 2021 के जनवरी और मार्च के बिल में अगर कोई बीच में कोई सामान खरीदता है तो उसका बिल दे सकता है? कहता है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते ये ट्रांजैक्शन जो ये खरीद होनी चाहिए 12/10/2020 के बाद, जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ था, और बिल्स को 31/3/2020 से पहले सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई चाइल्ड 5 वर्ष से कम का है, तो आपको पता है कि रेल फेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या उनको इस स्कीम के तहत डिपेंडेंट में काउंट होगा? तो कहता है कि हाँ, बिल्कुल होगा, बशर्ते कि चाइल्ड जो हो सो वो डिपेंडेंट रियली में हो, एलटीसी रूल के हिसाब से वो डिपेंडेंट हो। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, अगर ये एलटीसी स्कीम जो है क्या ऑटोनोमस बॉडी पर लागू होता है? तो कहता है हाँ, बिल्कुल ये लागू होता है, अगर उनका एलटीसी रूल सेम है और इसी तरह का स्कीम उन्होंने भी एडॉप्ट कर रखा है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कोई एडवांस एलटीसी एडवांस ले सकता है? तो कहता है हाँ, ये पहले ही बता दिया है कि जो 100% लीव इनकैशमेंट का एडवांस ले सकता है, और जो उनका डीम्ड फेयर है उसका 50% वो ले सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्या वेदर वी कैन परचेज डिफरेंट आइटम्स अंडर दिस स्कीम लाइक परचेजिंग वॉशिंग मशीन, मोबाइल, एसी? क्या कहता है अलग अलग आइटम जैसे कि वॉशिंग मशीन, मोबाइल, एसी, ये सब खरीद सकते हैं? कहता है बिल्कुल खरीद सकते हैं, बशर्ते उस पर 12% से ज़्यादा का जीएसटी होना चाहिए, 12% या इससे ज़्यादा का, और डिजिटल मोड से आपने पेमेंट किया हो तो आप ले सकते हैं, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 18 है कि मैंने 2019 में मैंने होम टाउन एलटीसी लिया, तो अब मेरा जो एलिजिबिलिटी कैश वाउचर स्कीम का है वो क्या बनेगा? कहता है ये स्कीम जो है एलटीसी ब्लॉक 2018-21 का है, तो एक जो ब्लॉक होता है उसमें एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया होता है। अगर किसी ने इसमें से एक एलटीसी ले लिया है तो उसके पास एक और एलटीसी बचा हुआ है जिसको इसके लिए वो यूटिलाइज कर सकता है, और उसका यूटिलाइज करके एलटीसी इस कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैसे 3 से 4 गुना जो प्रोडक्ट खरीदने पर जो बात हो रही है, 3 से 4 गुना जो है उनको स्पेंड करना पड़ेगा, तो ये कैसे ट्रैक होगा? तो कहता है कि जो विल परचेज मेड ऑनलाइन फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट भी एक्सेप्टेबल? अगर ई कॉमर्स वेबसाइट से करते हैं एक्सेप्टेबल है, तो इसका आंसर दिया गया है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। कोई भी परचेज जो है डिजिटल मोड से होना चाहिए और उसका बिल होना चाहिए, और उसी बिल के आधार पर ये स्पेंडिंग कैलकुलेट होगा। और इस स्कीम का इंटेंशन जो है उसे आदमी को खरीद करने के लिए इनकरेज करना है, और किस डिजिटल मोड से वो पे करेंगे वो उसका अपना डिस्कशन है, वो किसी डिजिटल मोड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 20 है कि मैंने 12/10/2020 के बाद कुछ सामान खरीदा, लेकिन तभी तक मैंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, यानी ऑफिस को लिख के नहीं दिया था, तो क्या इसके लिए रिम्बर्समेंट होगा? तो दिया कि बिल्कुल होगा,
कि अगर आपने 12/10/2020 के बाद खरीदा है और 31/3/2021 से पहले अगर आप बिल सबमिट कर देते हैं तो वो बिल्कुल माना जाएगा। उसके बाद में है कि अगर किसी ने एडवांस जो है इस स्कीम के अंदर कहा गया है कि जो इस स्कीम के अंदर जो है क्या 30 दिन के अंदर जो है, जो एलटीसी रूल में है कि अगर कोई एडवांस लेता है 30 दिन के अंदर सेटल करना है। तो यहाँ पूछा गया है कि तो रिसिप्ट जो है क्या वो डिपेंडेंट के नाम में होना चाहिए। तो ये कहता है कि स्पेशल कैश स्कीम जो है ये एलटीसी के बदले है, इसका मेन पर्पस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनकरेज करना। अब इसमें बात है कि जो ये स्पेशल कैश पैकेज जो है रूल्स रिलेटिंग टू एडवांस टेकन अंडर एलटीसी आर नॉट एप्लीकेबल इन प्रेजेंट स्कीम। अब आप यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो एलटीसी रूल के तहत एडवांस सेटल करने का जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होता है कैश वाउचर स्कीम में, और इसलिए क्लैरिफाई किया जाता है कि अगर किसी ने एडवांस लिया है तो 31 मार्च 2021 से पहले कर सकते हैं। मतलब कि अभी ले लीजिए और 4 महीना के बाद मीन्स 31/3/2021 से पहले आपको सबमिट करना है, 1 महीना के अंदर नहीं करना है। और उसका जो गुड्स और सर्विस का जो बिल है वो दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है वो या तो स्पाउस और किसी फैमिली मेंबर के नाम से हो सकता है, जबकि पहले क्लैरिफिकेशन में बताया गया था कि एम्प्लॉय के नाम से हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन अब बता रहा है कि कोई भी फैमिली मेंबर जो एलटीसी के लिए एलिजिबल है उसके नाम से होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो है तीसरा 25 नवंबर का तीसरा FAQ जारी किया गया, और इसमें क्या प्रोविज़न है ये भी आप जान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है कैश पैकेज जो है बिना लीव इनकैशमेंट का लेना चाहता है तो उनके अकाउंट में अभी लीव इनकैशमेंट करवाने लायक ईएल बचा हुआ है और वो नहीं लेना चाहते हैं, वो इनकैश नहीं करवाना चाहते हैं, तो क्या उसको इनका फ़ायदा मिलेगा। तो कहता है कि यस, वो बिना लीव इनकैशमेंट करवाए इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लीव इनकैशमेंट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि अगर कोई एम्प्लाई डीम्ड एलटीसी फेयर, जो उनका एलटीसी फेयर बनता है वो बिना लीव के लेते हैं, लीव इनकैशमेंट करवाए लेते हैं, तो इसमें बात है कि जो स्पेंड्स लेस दैन 3 टाइम्स ऑफ डीम्ड फेयर एज हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ डीम्ड एलटीसी फेयर, हाउ द रिम्बर्समेंट वुड बी कैलकुलेटेड। और वो लेते तो हैं लेकिन जो खर्चा एक्चुअली करते हैं वो 3 गुना से कम करते हैं, तो कैसे रेगुलेट होगा। तो कहता है कि ये जो उनको दिया जाएगा ये प्रो राटा बेसिस पर उनको दिया जाएगा। प्रो राटा बेसिस है कि जितना खर्च किए गए हैं उस प्रोपोर्शन में दिया गया है, और अगर उनका कम एक्सपेंडिचर है तो 1/3 एक्चुअल एक्सपेंडिचर का 1/3 उनको मिलेगा, और इसके लिए एनेक्सचर में ऑलरेडी कैलकुलेशन दिया गया है जो आप उनके सर्कुलर में देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कोई एम्प्लॉय जो हैं तो 10 दिन से कम का लीव इनकैशमेंट करवा सकता है। तो कहता है हाँ बिल्कुल करवा सकता है, बशर्ते ये एलटीसी रूल के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि अगर किसी ने जो पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका अगर पेमेंट किया है तो वो क्वालिफाई करेगा। तो कहता है कि नहीं, ये जनरली है गुड्स और सर्विस परचेज करने के लिए जिस पर 12% या उससे ज़्यादा के GST लगता है, और यह 12/10/2020 और 31/3/2021 के बीच में ये खरीद होना चाहिए। लेकिन अगर इसीलिए कहता है कि ये जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी जो पहले से आपने ले रखा है वो जनरली इसके कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 12/10/2020 और 31/3/2021 के बीच में खरीदा है तो ये भी एलिजिबल होगा इस कैश वाउचर स्कीम के लिए। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्प्लॉय कार खरीदता है या दूसरे आइटम या कोई सर्विस लेता है तो ये मैंडेटरी है कि उसका ओरिजिनल बिल DDO को सबमिट करे, क्योंकि ओरिजिनल बिल वारंटी और ओनरशिप के लिए तो एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि नहीं, ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना है। अगर ओरिजिनल बिल मांगता है तो आप डिमांड पर वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। उसके बाद वाउचर और बिल जो है ये स्कीम क्या है कि 31 मार्च 2021 तक का है। अगर कोई एम्प्लॉय 31 दिसंबर 2020 को रिटायर कर रहा है तो क्या वो बिल उसके बाद सबमिट कर सकता है। तो बताया गया है कि नहीं, उनको जो है रिटायरमेंट से पहले ये बिल सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है 42 क्वेश्चन और जिसका आंसर दिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।